हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं सुदर्शन माली और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने प्यारे से इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम अपना जो सेट ये जो चैप्टर है इसका जो रिवीजन चल रहा है, इस रिवीजन का सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। बच्चों, आप सभी को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट वन अच्छी तरीके से समझ लो, देख लो, ताकि आपको ये जो पार्ट टू है ये समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि इसके अंदर, आज के वीडियो के अंदर, हम मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखो, ताकि आपको ये वीडियो समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो फिर हम इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखने से पहले कुछ एक दो टॉपिक और बचे हैं, उसको भी हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। उसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं ये भी हम सॉल्व करते हैं, फिर हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। ये वाले क्वेश्चन में बोला है, राइट डाउन द पॉसिबल सबसेट ऑफ ऑल दिस सेट। अभी देखो, ये एक सेट दिया है, सेट ए। इसको मैं दोबारा यहाँ पे कॉपी करता हूँ, 1, 3, 4, 7 और 8। अभी ये जो सेट है इसके मुझे लिखना है सबसेट। क्या लिखना है? सबसेट। देखो, इसका आंसर लिखने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि हम सबसेट किसको बोलते हैं। ऐसा एक सेट जिसके एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर आते हैं, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? सबसेट। मतलब अगर मुझे सेट ए के सारे सेट लिखना है जो कि सबसेट कहलाएंगे, तो ऐसा सेट लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा? एकदम सिंपल ट्रिक है बच्चों। क्या करना है आपको? ये जो ओरिजिनल सेट दिया है ना, इन्हीं एलिमेंट का इस्तेमाल करके अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के आपको सेट लिखना है। इनके अलावा अगर आपने कहीं पे भी दूसरा एलिमेंट लिख दिया तो वो सेट सेट ए का सबसेट नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए अगर मुझे सेट ए के सबसेट लिखना है, जिसको मैंने कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया, अभी देखो मुझे सेट ए का सबसेट लिखना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? एम्प्टी सेट लिखूंगा। देखो बच्चों, दो सेट जो होते हैं ना, वो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें बोला जाएगा कि राइट डाउन द सबसेट ऑफ द गिवन सेट, उसमें दो सेट ऐसे हैं जो आपको एज इट इज लिखना है, बिना किसी मेहनत का, बिना कोई भी मतलब हेडेक नहीं है, सोचना नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है? सबसे पहला जो सेट होगा वो एम्प्टी सेट लिखो, और जो दूसरा सेट होगा ना, वो खुद जो सेट पूछा दिया है आपको वही लिख दो। क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ और एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसीलिए किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको सबसेट लिखने के लिए बोला जाता है तो ये दो सेट जरूर लिखना, ताकि आपके जो मार्क्स है वो 100% सिक्योर हो जाएंगे। ओके, अभी बाकी के बचे हुए सेट, अभी कितने सेट पूछे हैं ये आप चाहे तो 2, 4, 5 सेट भी लिख सकते हो। ओके, दो पूछे होंगे तो दो लिखो, तीन पूछे होंगे, मतलब जितना पूछा है उतने सेट्स आप लिख के आ सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे 1, 3, 4, 7, 8 है, तो हम क्या करेंगे? इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा दूसरा एलिमेंट यूज नहीं करना है, अदरवाइज वो सेट सबसेट नहीं कहलाएगा। तो मैं क्या करूंगा? 1, 3, 4 हो गया ये एक सेट। दूसरा कॉम्बिनेशन 1, 3, 7, और एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम 4, 7, 8। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे सेट आप बना सकते हो। मैक्सिमम आपको पेपर में हार्डली 3 या 4 सेट बोले जाएंगे कि जो आपको दिए हुए सेट के सबसेट लिखना है। समझ में आया? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और भी सेट बचेंगे बच्चों, यहाँ पे और भी सेट बनेंगे, चाहे तो आप लिख सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, 1, 3, 4, 1, 3, 4, इसको 4, 3, 1 नहीं लिखना है। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये ऑलरेडी लिखे हैं आपने यहाँ पे, मतलब उनकी ऑर्डर चेंज करके नहीं लिखना है, कॉम्बिनेशन बदल बदल के लिखना है। समझा? ये दोनों तो सेम हो गए, तो ऐसे सेट को बोलेंगे हम सबसेट। ओके, चलो बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो, सेम उसी के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। क्या बोला है? ए सेट दिया है ए, जिसमें ए बी सी डी ई ये एलिमेंट दिए हैं। सेट बी के अंदर भी कुछ एलिमेंट है, डी सी और डी, ऐसे टोटल आपको 4 सेट दिए हैं। और उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जितने भी सेट दिए, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 में सी सबसेट बी। अभी ये जो सेट है, ये सेट मतलब कौन सा सेट? सेट सी। ये जो सेट है, क्या ये सेट बी का सबसेट है? अगर हाँ तो ट्रू, अगर नहीं तो फॉल्स, ऐसा आपको स्टेटमेंट देना है। मैं अभी सिंपली शॉर्टकट में यहाँ पे ही आंसर लिख के देता हूं।
देखो सबसेट कब बोलेंगे हम सी को, जब सी के सारे इलेमेंट, सी में कौन से इलेमेंट है, बी और डी। अब ये दोनों के दोनों इलेमेंट बी सेट में आने चाहिए। क्या ये दोनों इलेमेंट सेट बी में आ रहे हैं? सेट बी में सी डी ई एफ है, यहाँ पे बी मिसिंग है। कौन सा इलेमेंट मिसिंग है? बी। ये इलेमेंट सेट बी में नहीं है। इसका मतलब ये जो पहला जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि सेट सी के सारे इलेमेंट सेट बी में नहीं है, इसलिए। समझा? अभी सेम इसी तरीके से आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोला है आगे के क्वेश्चन में, ए सबसेट डी, यानी कि ए के इलेमेंट डी में आने चाहिए। ये तो क्लियर कट हमें देखो बच्चों दिख रहा है, डी में सिर्फ 2 इलेमेंट है और ए में तो 4-5 इलेमेंट है, तो ए के इलेमेंट में तो डी से आने से ही रहेंगे। इसका मतलब ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है। ओके, अभी थर्ड वाला स्टेटमेंट, इसमें क्या बोला है? डी के इलेमेंट बी में आने चाहिए, सारे इलेमेंट। इसका मतलब डी सबसेट बी, डी के सारे इलेमेंट बी में है क्या? चलो चेक करते हैं। डी में कौन है? ए और ई। ए यहाँ पे ई है लेकिन ए नहीं है, इसका मतलब थर्ड नंबर का स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ओके, चलो फोर्थ नंबर का, डी के सारे इलेमेंट डी सबसेट ए, मतलब डी के इलेमेंट ए में आने चाहिए। आ रहे क्या? हाँ, ए और ई ये दोनों के दोनों आ रहे। इसका मतलब ये जो फोर्थ नंबर का जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा। समझ में आ रहा है क्या बच्चों आपको किस तरीके से हम आंसर लिख रहे हैं? अभी देखो आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको ऐसा एक स्टेटमेंट लिखना है, उसके सामने इज इक्वल टू फॉल्स होगा तो फॉल्स लिखो, ट्रू होगा तो ट्रू लिखो, पूरा सेंटेंस लिखो, एफ टी लिखा, एज यू विश, जैसे आपको लिखना है। जस्टिफिकेशन अगर बोला होगा, जस्टिफिकेशन का मतलब क्या? गिव रीजन टू योर आंसर, मतलब ये फॉल्स है तो क्यों है, ट्रू है तो क्यों है, ऐसा अगर आपको पूछा जाता है तो आपको वो रीजन भी देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या रीजन देंगे हम? ऑल इलेमेंट, लिख के बताता हूं मैं, ऑल इलेमेंट्स ऑफ सी आर नॉट इन बी, ऐसा हम रीजन देंगे। अगर पूछा होगा तो लिखो, नहीं पूछा होगा तो नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। ओके, चलो बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें क्या बोला है? बी सबसेट ए, मतलब बी के इलेमेंट ए में आने चाहिए। बी में कौन से इलेमेंट है? सी डी ई, सी डी ई ये तीनों इलेमेंट तो आ रहे, लेकिन ये जो एफ है ये एफ इलेमेंट सेट ए में नहीं है, इसका मतलब ये भी हो गया फॉल्स। ओके, अभी लास्ट वाला क्वेश्चन, जिसमें क्या बोला है? सी सबसेट ए, मतलब सी के सारे इलेमेंट ए में आने चाहिए। कहाँ पे है सी? ये देखो ये सी, सी में क्या है? बी और डी। ये बी और डी ए में आते हैं क्या? हाँ आते हैं। इसका मतलब ये जो है ये लास्ट नंबर का आंसर भी ट्रू है। ओके, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आपको एग्जाम में हार्डली 1 या 2 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रीजन बोला जाएगा तो रीजन लिखना है, नहीं बोला होगा तो कोई लिखने की जरूरत नहीं। अगर लिख के आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वेल एंड गुड। चलो बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज ए यूनिवर्सल सेट, मतलब हमें एक सेट लेना है जिसमें हमें 1 से लेके 20 तक सारे इलेमेंट लिखना है, नंबर लिखना है, और वो जो सेट होगा वो एक यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो चलो फिर हम उसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट है तो उसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे। कौन से नंबर? नेचुरल नंबर। कहाँ से? फ्रॉम 1 to 20, तो मैं 1 2 3 डॉट 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 कॉमा 20 ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा, या फिर सारे एलिमेंट लिखे 20 के 20 नंबर्स तो भी चलेगा, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है तो मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा। अभी आगे क्या बोला है? शो दैट सेट एक्स एंड वाई, ये दो सेट दिए हैं, इन दोनों सेट को आपको वेन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करके बताना है। ओके, तो अभी वेन डायग्राम में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले मुझे ये जरूर पता होना चाहिए कि सेट एक्स में आने वाले नंबर कौन से हैं। यहाँ पे ये जो सेट उन्होंने दिया है, ये सेट कौन से मेथड में दिया है? दोनों के दोनों सेट रूल मेथड में दिया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सेट के ऊपर कभी भी कोई भी अगर ऑपरेशन करना है बच्चों, यानी कि वो इंटरसेक्शन फाइंड करना हो, यूनियन फाइंड करना हो, या फिर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, और वो कौन सा है? दिए हुए सेट अगर रूल मेथड में है तो उनको सबसे पहले लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करो, क्योंकि जब तक आपको वो सेट के अंदर कौन से इलेमेंट है ये पता नहीं चलेगा, हम डायरेक्टली आंसर नहीं लिख पाएंगे।
तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिए हुए सेट को लिस्टिंग मेथड में लिख लेंगे। क्या बोला यहाँ पे, सेट एक्स ऐसे इलेमेंट जो कि नेचुरल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू एन मतलब नेचुरल नंबर, लेकिन कौन से एक्स, ऐसे एक्स जो 7 से ग्रेटर हैं और 15 से छोटे हैं। तो कौन से नंबर आएंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये मैंने लिख दिए सारे इलेमेंट जो सेट एक्स के हैं। सेम इसी तरीके से अभी y में कौन से इलेमेंट आएंगे, y भी तो नेचुरल नंबर है, लेकिन कौन से नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, सिर्फ प्राइम नंबर चाहिए हमें, कहां से कहां तक, 1 से लेके 20 के बीच में आने वाले सारे प्राइम नंबर। तो क्या यहाँ पे आंसर में 1 आएगा, 1 प्राइम नंबर है क्या, नहीं, तो यहाँ पे आंसर में 1 नहीं आएगा। तो फिर 2, हाँ 2 प्राइम नंबर है सर, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट है। 10 नहीं, 11 हाँ है, 13 भी है, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 है, 19 है। तो ये लिख दिए मैंने सारे प्राइम नंबर जो 1 से लेके 20 तक पूछे हैं। ओके, प्राइम नंबर मतलब कौन से नंबर, ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, दूसरे नंबर के टेबल में नहीं आते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज है समझने के लिए, प्राइम नंबर की डेफिनेशन। ओके, अभी ये तीनों सेट मैंने लिख दिए। अभी हमें क्या करना है, इन तीनों सेट को एज अ वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। वेन डायग्राम में हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट होता है तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम हमेशा रेक्टेंगल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, रेक्टेंगल। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो यूनिवर्सल सेट है इसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया और ये कैपिटल यू लिखा। ओके, अभी इसके अंदर इलेमेंट हम बाद में लिखेंगे, फिलहाल हम क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट, ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा मैं, हाँ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी देखो, सेट एक्स और वाई, अभी मुझे ये दोनों के दोनों सेट ये रेक्टेंगल के अंदर रिप्रेजेंट करना है। क्यों रेक्टेंगल के अंदर सर, रेक्टेंगल के बाहर क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों यू जो है ये यूनिवर्सल है, इसका मतलब एक्स और वाई ये दोनों के दोनों सेट कंप्लीटली यू के अंदर ही आने चाहिए, यू के बाहर नहीं जाने चाहिए वो। ओके, तो एक्स और वाई, क्या इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी मतलब कुछ सेम इलेमेंट है क्या, चलो देखो देखते हैं हम। हाँ है, मुझे दिखाई दे रहे, देखो कौन से इलेमेंट है, ये जो 11 है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इनके अलावा कोई दूसरा इलेमेंट है क्या जो एक्स और वाई में कॉमन है, नहीं, सिर्फ ये दो है। तो इसका मतलब अभी हम अगर यहाँ पे मैंने अगर एक डायग्राम यूज किया, देखो मैं यहाँ पे ना एक अलग तरीके की डायग्राम यूज करूंगा जिसमें हम ट्रायंगल के अंदर सारे इलेमेंट रिप्रेजेंट करेंगे। कौन से इलेमेंट, सेट एक्स के लिए। तो सेट एक्स के इलेमेंट में अभी यहाँ पे लिखता हूँ कौन से हैं, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ओके, उसके बाद 14 है, 15 है। अभी दो इलेमेंट मैंने छोड़े, कौन से, 11 और 13। तो ये 11 यहाँ पे और 13 यहाँ पे, इस तरीके से मैं लिखता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे मैं अभी जो दूसरा सेट यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, चलो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अभी ये जो सेट आएगा सेकेंड वाला, इसको आपको इस तरीके से लिखना है ताकि 11 और 13 उसके अंदर आने चाहिए, कंप्लीटली आने चाहिए। देखो मैंने क्या किया, अभी ये जो एक सर्कल है, ये सर्कल से मैं सेट y को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। अब ये जो सर्कल का जो कुछ पोर्शन है वो यहाँ पे आ रहा है ट्रायंगल के अंदर, जहां पे मैंने ये जो 11 है और ये जो 13 है ये रिप्रेजेंट किया है। अभी मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 11 और 13 ये दोनों के दोनों सेट, दोनों के दोनों इलेमेंट सेट एक्स और वाई के अंदर आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको कॉमन रीजन की तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अभी बचे हुए इलेमेंट कौन से वाई के, 2, 3, 5, 7, 17 और 19, ये यहाँ पे लिखेंगे हम। 2, 3, 5, कहीं पे भी लिख सकते हो, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ आपको एक प्रिकॉशन लेना है कि ये बचे हुए इलेमेंट ट्रायंगल के अंदर ना जाए। ओके, अगर वो ट्रायंगल के अंदर चले गए तो इसका मतलब क्या होगा, ये फिर से कॉमन हो जाएंगे, लेकिन कॉमन सिर्फ दो है, 11 और 13। तो इसी तरीके से, इस तरीके से आपको ये दोनों सेट यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर लिखना है। अभी ये तो हो गया एक्स और वाई, हमारे पास टोटल 20 इलेमेंट है, 20 नंबर है, इसमें से कौन कौन बचा है, अभी 1 बचा है। अभी 1 जो है वो यू में है, एक्स और वाई में है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 है ये 1 को यहाँ पे लिखेंगे, ये 1, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 बाकी है वो भी यू में आएगा, 5 ऑलरेडी है, 6 बाकी है, 7 हो चुका है,
8 9 10 11 12 बाकी है, 13 हो चुका है, 14 15 16 भी बाकी है, 17 हो चुका है, 18 19 हो चुका है, 20। तो इस तरीके से हम बाकी के बचे हुए एलिमेंट जो है वो रेक्टेंगल के अंदर कहीं पे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। समझ में आया? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, आपको वेन डायग्राम के अंदर भी रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, और ये एक रिलेशन दिया है। हमने जब कॉम्प्लीमेंट सेट जब पढ़ा था तब यहाँ पे ये रिलेशन देखा था, ये आपको वेरीफाई करके देना है इन दोनों सेट का इस्तेमाल करके। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें चाहिए वेन डायग्राम के लिए तीनों के तीनों सेट, जिसमें यू ऑलरेडी दिया है, पी सेट ये भी ऑलरेडी दिया है, हमें चाहिए अभी पी कॉम्प्लीमेंट। ये डैश है ना, तो डैश का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। तो मैं अभी क्या करता हूँ, सबसे पहले ये दोनों सेट फिर से दोबारा कॉपी करता हूँ। 1 2 3 7 8 9 10 11 और 12। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान में रखो, जब कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे तो आपको दिए हुए सेट को दोबारा कॉपी करना है सॉल्यूशन के अंदर। डायरेक्टली जो पूछा है वो लिखना नहीं। सबसे पहले भले ही वो सेट रूल मेथड में क्यों ना हो, लिस्टिंग मेथड में क्यों ना हो, सॉल्यूशन में उनको फिर से दोबारा कॉपी करो। अभी मुझे चाहिए कॉम्प्लीमेंट। क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसका? सेट पी का। ये जो सेट हमने लिखा है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या पढ़ा था बच्चों हमने? कॉम्प्लीमेंट में हमने ये पढ़ा था कि ऐसे एलिमेंट आपको लिखना है ये कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो सेट पी के अंदर ना हो। मतलब जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट करना है उसके सारे एलिमेंट छोड़ दो। मुझे पी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, पी के अंदर ये जो चार एलिमेंट है ना, इन चारों को छोड़ दूंगा मैं, और जो बचे हैं कहाँ पे बचे हैं? यूनिवर्सल में। वहां से बचे हुए एलिमेंट लिखो। कौन कौन बचा है? 2 3 है, 7 है, 8 है, 8 बाकी है, 9 10 ऑलरेडी है यहाँ पे, 11 और 12। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट। मतलब जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए वो सेट के एलिमेंट छोड़ दो और बचे हुए यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट लिख दो। ओके, हो गया यहाँ तक। अभी हमें क्या बोला है? कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये जो मैंने पी कॉम्प्लीमेंट निकाला है इसका मुझे फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। मतलब अभी क्या करना है मुझे समझ में आ रहा है? ये जो 2 8 9 11 और 12 है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट है ना, इसके एलिमेंट छोड़ के अभी बचे कौन है? 1 3 7 और 10, यही तो बचे। इसके एलिमेंट छोड़ के, क्योंकि मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए था। अभी समझ में आया? समझ में आया क्या मैंने क्या बताया? चलो फिर से बताता हूँ। मतलब मुझे ये जो कॉम्प्लीमेंट सेट है, ये कॉम्प्लीमेंट सेट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लेना है। मतलब क्या करना होगा, ये जो एलिमेंट है इन सारे एलिमेंट को छोड़ देना होगा मुझे, और जो बचे हैं कौन से बचे हैं? यही बचे हैं ना अभी 1 3 7 10 जो यूनिवर्सल में है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो ये सेट, इसको देता हूं मैं नंबर 1, इसको देता हूं मैं नंबर 2 और इसको देता हूं मैं नंबर 3। अभी इन तीनों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करो। ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये पी का कॉम्प्लीमेंट है। ओके, और ये जो सेट है ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 3 है, इन दोनों को अगर हमने देखा तो हमें यहाँ पे एक बात दिखती कि ये सारे एलिमेंट सेम है 1 और 3 के। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 एंड 3 कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट इटसेल्फ। हमें यही प्रूव करना था ना सेकंड वाले क्वेश्चन में। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें यही चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ओरिजिनल सेट होता है। तो यहाँ से हमें ये बात क्लियर हो रही है। अभी हमें क्या बोला गया है, और एक क्वेश्चन बाकी है, हमें वेन डायग्राम के अंदर भी रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे जो हमारा यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये हो गया एक रेक्टेंगल। अभी ये रेक्टेंगल के अंदर हम क्या करेंगे, दो सेट मुझे चाहिए पी और पी कॉम्प्लीमेंट। कौन से चाहिए? पी और पी कॉम्प्लीमेंट। अभी ये देखो सेट पी और पी कॉम्प्लीमेंट, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉम्प्लीमेंट हमेशा एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट होते हैं। डिसजॉइंट मतलब एक दूसरे से पूरे अलग होते हैं, वो उसमें एक भी एलिमेंट सेम नहीं आता है। तो इसका मतलब मुझे अभी यहाँ पे जो दो डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे वो दोनों के दोनों डायग्राम टोटली एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। एक दूसरे के साथ वो ओवरलैप
या फिर उनके बीच में कोई रिलेशन यानी कॉमन पार्ट नहीं दिखना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से मैंने अभी ये दो डायग्राम रिप्रेजेंट कर दिए। कोई भी डायग्राम, कोई भी शेप आप यूज कर सकते हो सेट रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि मैंने इसको बोला P और इसको बोला मैंने P कॉम्प्लीमेंट। ओके, P डैश। तो P में कौन से इलेमेंट है? 1, 3, 7 और 10। कॉम्प्लीमेंट में कौन है? 2, 8, 9, 11 और 12। और ये जो बाहर का जो सेट है वो है यूनिवर्सल सेट। अभी देखो, P और P कॉम्प्लीमेंट दोनों के दोनों एक दूसरे के डिसजॉइंट है, और दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो यूनिवर्सल सेट बनेगा। इसका मतलब अभी कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचा है जो हम ये रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे। ये दोनों के दोनों सेट ऑलरेडी रेक्टेंगल के अंदर है, इसका मतलब ये सारे एलिमेंट यू के अंदर आ रहे। ओके, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो बच्चों, ये है आपका प्रॉब्लम सेट। क्या है? प्रॉब्लम सेट। प्रॉब्लम सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसके कुछ क्वेश्चन है जो आपको इम्पोर्टेंट, आपके दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो फिर शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यूज के साथ। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? सेट एम दिया है 1, 3, 5, एन दिया है 2, 4, 6, और बोला क्या गया है? एम इंटरसेक्शन एन। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन एलिमेंट। क्या होता है? कॉमन। तो 1, 3, 5 और 2, 4, 6 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये 1, 3, 5, ये 2, 4, 6 है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो इसका मतलब वो एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेट पी ऑड नेचुरल नंबर, लेकिन कहां से कहां तक? 1 से बड़े होने चाहिए और 5 से छोटे होने चाहिए। लेस देन और इक्वल टू बोला है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट कर लेंगे। कौन से नंबर चाहिए हमें? सिर्फ ऑड। ऑड मतलब 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा। हो गया आंसर। हाउ टू राइट दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म यानी लिस्टिंग मेथड। तो 3 और 5, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर है। ओके, समझ में आया? चलो आगे सेट पी दिया है 1, 2, 10, लिमिटेड एलिमेंट है। 10 पे ये टर्मिनेट हो गए। लिमिटेड एलिमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? नल सेट होता है क्या? नहीं, नल का मतलब तो एम्प्टी होता है। इनफाइनाइट होता है क्या? इनफाइनाइट मतलब तो बहुत सारे जो कहीं पे भी टर्मिनेट होते हैं। तो ये कौन सा सेट है? फाइनाइट है, क्योंकि यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया है एक पर्टिकुलर स्टेज पे। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या बोला, एक सेट दिया है एम यूनियन बी, मतलब ये यूनियन है। किसका किसका यूनियन है? सेट एम और एन का, जिसमें आपको एम ये सेट दिया है। कौन सा सेट दिया है? एम। तो एम में कौन है? 1, 2, 4, तो हम ये 1, 2 और 4 छोड़ देंगे। तो उन्होंने क्या बोला है? देन व्हाट इज द सेट एन? तो सेट एन में कौन से एलिमेंट होने चाहिए? ये बचे हुए 3, 5 और 6। क्या यहाँ पे मुझे कहीं पे 3, 5, 6 दिख रहा है क्या? 3, 5, 6 तो नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे 3, 4, 5, 6 ये जरूर दिख रहा है। अभी आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? देखो ये जो 4 है, यूनियन में क्या होता है बच्चों? यूनियन में क्या होता है? यूनियन में सारे एलिमेंट कंबाइन आते हैं। सारे एलिमेंट क्या होते हैं? कंबाइन आते हैं। तो अभी यहाँ पे ऐसा कौन सा सेट है जो एन को रिप्रेजेंट करेगा? अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर ये दोनों के दोनों यूनियन है तो यूनियन के हिसाब से मैंने 1, 4 और 1, 2 और 4 को छोड़ दिया, तो बचे कौन से? 3, 5, 6। यहाँ पे क्लियर कट कहीं पे भी 3, 5, 6 नहीं है। तो कौन से सेट को हम एन से रिप्रेजेंट कर पाएंगे? 4, 5, 6 होगा क्या? 4, 5, 6 होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है। इसका मतलब सेट एन में 3 आना चाहिए। यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो उड़ गए। ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। बचा आंसर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। अभी इन दोनों में तो क्या ये सेट चलेगा क्या? सर आपने तो उसको तो इरेज कर दिया है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सेट एम के अंदर ये जो 4 है और सेट एन के अंदर जो 4 है वो 2 बार आ सकता है। हो सकता है। और अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो हम उसको लिखते नहीं है दोबारा। तो इसका मतलब हमारा आंसर बी ये करेक्ट आंसर है, जिसमें 4 चलेगा, हमें दोनों जगह पे भी आता है तो भी चलेगा। ओके, तो इस तरीके से ये एमसीक्यूज हमें सॉल्व करने थे। बढ़ते आगे के क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो आगे का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के अंदर आपको पी जो है ये सबसेट दिया है। किसका सबसेट दिया है? एम का। पी एम का सबसेट है, इसका मतलब पी के सारे एलिमेंट एम के अंदर आने चाहिए, तभी उसको सबसेट बोलेंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पी इंटरसेक्शन?
P यूनियन M। अभी मुझे एक बात बताओ, ये जो P है ये M का सबसेट है, P जो है ये M का सबसेट है, इसका मतलब P यूनियन M ये जो है ये कौन सा सेट होगा? चलो इसको मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं ताकि और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। देखो मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा P जिसके अंदर 2 3 4 एलिमेंट है। M ये सेट लिखा मैंने जिसके अंदर 1 2 3 4 और 5 ये ऐसे एलिमेंट है। तो मुझे अभी एक बात बताओ, क्या ये P सेट M का सबसेट है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि P के सारे एलिमेंट M के अंदर है। अभी यहाँ पे मैंने अगर P और M का यूनियन लिया, यूनियन का मतलब क्या? इन दोनों के एलिमेंट कंबाइन। इन दोनों के एलिमेंट अगर मैंने कंबाइन कर दिए तो कौन सा सेट बनेगा? M ये सेट बनेगा। यूनियन में सारे आते हैं, यूनियन में क्या होता है? सारे एलिमेंट आते थे, 2 3 4 तो आ रहे, इसका मतलब 1 2 3 4 और 5 ये पूरा का पूरा सेट मतलब सेट M आ जाएगा। अभी उन्होंने क्या बोला है? P इंटरसेक्शन M, मतलब P और M का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन, ओनली कॉमन एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? कॉमन। तो P और M इन दोनों में कॉमन कौन होगा? 2 3 4, और 2 3 4 यानी कौन? 2 3 4 यानी सेट P, 2 3 4 यानी कौन? सेट P। तो इसका मतलब ये वाले क्वेश्चन का आंसर है ए जो है सेट P। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो आपको इस तरीके से एग्जांपल लेके सॉल्व करके इंश्योर करना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी? एम्प्टी यानी क्या? रिकामा सेट, जिसको कुछ काम नहीं होता है, खाली सेट होता है, खाली दिमाग होता है उसका, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ऐसे सेट को बोलेंगे हम एम्प्टी सेट। तो कौन सा सेट है? सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ पैरेलल लाइंस, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर में तो 2 आएगा। ओके, मंथ्स ऑफ इंग्लिश कैलेंडर हैविंग 30 डेज, इसके अंदर भी मंथ्स आएंगे, कोई ना कोई एक तो आएगा, एक भी आएगा तो उसको एम्प्टी नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे तो बहुत सारे मंथ आएंगे। यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? इंटीजर। कौन से इंटीजर? -1 से बड़ा और 1 से छोटा। कौन है? 0। तो इसमें भी एलिमेंट आ रहा है, इसमें भी एलिमेंट आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो कौन नहीं है? सिर्फ सेट ए के अंदर एलिमेंट नहीं आ रहा है। पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन मतलब क्या? ऐसे लाइन जो कभी एक दूसरे को इस जन्म में क्या किसी जन्म में एक दूसरे के साथ वो इंटरसेक्ट नहीं होंगे, इंटरसेक्ट नहीं होंगे तो उनका इंटरसेक्शन हमें मिलेगा ही नहीं, पैरेलल लाइन है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर? ऐसा मैं समझता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कहाँ पे कौन से डाउट है। ओके, अभी देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रॉब्लम सेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स दिए हैं और बच्चों को इनको आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। सारी चीजें क्लियर करके बताऊंगा, अच्छे से समझने की कोशिश करो। क्या बोला है? राइट डाउन द सबसेट रिलेशन। सबसेट रिलेशन मतलब कौन किसका सबसेट है ये लिखने के लिए बोला है। ओके, अभी देखो यहाँ पे सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल, एक्स जो है वो सारे क्वाड्रिलेटरल का सेट है। सारे क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या? रोम्बसेस भी है, पैरेललोग्राम भी है, स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल है, सारे के सारे उसके अंदर आएंगे। इसका मतलब y सबसेट x, t सबसेट x, s सबसेट x, v सबसेट x, मतलब सारे के सारे रोम्बसेस क्वाड्रिलेटरल हैं, सारे के सारे पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, y सबसेट x, t सबसेट x, s सबसेट x, v सबसेट x, ये सारे के सारे टाइप जो है वो क्वाड्रिलेटरल ही है। इसका मतलब ये सारे सेट इसके अंदर आएंगे। ओके, अभी और आगे, क्या रोम्बस पैरेललोग्राम होता है? हाँ होता है। क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है? हाँ होता है। क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है? हाँ होता है। इसका मतलब ये जो सेट Y है ये T का भी सबसेट हो गया, S जो है वो भी T का सबसेट हो गया और V जो है वो भी T का सबसेट हो गया। क्यों? क्योंकि स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बसेस इनके अपोजिट साइड एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं, इसीलिए Y, S और V ये T के सबसेट हो गए। और कुछ है क्या इसके अंदर? क्या रोम्बसेस रेक्टेंगल होते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि रोम्बसेस का हर एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम के भी सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमें सारी पॉसिबिलिटीज कंसीडर करके आंसर बताना है। अगर यहाँ पे एक चांस भी मतलब 1% भी अगर मिस हो रहा है तो हम उसको कंसीडर नहीं करने वाले। क्या रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं?
नहीं सर, क्यों नहीं? क्योंकि रेक्टेंगल के और स्क्वायर के चारों एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल की सारी साइड इक्वल नहीं होती, इसीलिए हम रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोलेंगे। लेकिन हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। कैसे? क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल के भी चारों एंगल इक्वल होते हैं, तो हम एस सबसेट वी। तो इस तरीके से आपको बच्चों ये कॉम्बिनेशंस लिखने थे कि कौन किसका सबसेट है। शायद आपको समझ में आया होगा, ऐसे मैं समझता हूँ। ओके, तो चलो फिर बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, तो फिर अभी ये है हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस लेसन के, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिनिमम 3 to 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। जब बच्चों को है ना, यहाँ पे ना मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि सर किसको यूनिवर्सल सेट कंसीडर करे, कौन से नंबर को, या फिर कौन से नंबर को ए यूनियन बी कंसीडर करे। क्योंकि ऐसे डाउट कई बार देखे हैं मैंने बच्चों को जो मोस्टली आते हैं वर्ड प्रॉब्लम में, हम ये भी क्लियर करने वाले हैं। तो जब देखो फिर क्या दिया है पहला क्वेश्चन। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर कितने बच्चे पास हुए हैं? 50। 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 40 स्टूडेंट पास इन बोथ। एक बात हमेशा ध्यान में रखो, जब कभी भी आपको वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे वर्ड यूज किए जाएंगे, बोथ होगा, एंड होगा, और होगा, तो ऐसे जो वर्ड होते हैं इनका मीनिंग अलग होता है बच्चों। एंड मतलब क्या, और मतलब क्या, एटलीस्ट का मतलब क्या, ये सारी चीजें हम ऐसे क्वेश्चंस में कवर करेंगे। अभी यहाँ पे कौन सा वर्ड आया है? बोथ। बोथ का मतलब होता है कॉमन यानी इंटरसेक्शन। बोथ का मीनिंग क्या होता है? इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन। ओके, इसका मतलब 40 बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में दोनों इसमें पास हुए हैं। और आगे क्या बोला है? नन ऑफ देम फेल इन बोथ सब्जेक्ट। मतलब दोनों के दोनों सब्जेक्ट कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है, कम से कम एक सब्जेक्ट तो वो पास है, ऐसा उनका कहने का मीनिंग है। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एटलीस्ट वन। अभी देखो ये एटलीस्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पे। एटलीस्ट का मीनिंग ये है कि कम से कम किसी एक सब्जेक्ट में वो पास होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे है और का मतलब आएगा फिर ए यूनियन बी। क्या होगा? एक तो मैथ्स में पास होगा या फिर इंग्लिश में पास होगा, ऐसा यहाँ पे मीनिंग है और का, एटलीस्ट का। ओके, चलो तो फिर सबसे पहले अभी यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ना बच्चों, इस इन्फॉर्मेशन को आपको, जैसे हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, तो वो आइडेंटिटी इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि इंग्लिश के लिए सेट कौन सा है, मैथ्स के लिए सेट कौन सा है। डायरेक्टली एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी ऐसा करना नहीं। ऐसा करोगे तो शायद मार्क्स कट होंगे, आपको पूरा क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम सेट कंसिडर करेंगे। लेट सेट ई be the set who pass in English। हमने क्या कंसिडर किया? सेट ई कंसिडर किया जो इंग्लिश में पास हुए हैं। तो इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए हैं? 50। तो एन ऑफ ई कितना होगा? एन ऑफ ई होगा 50। सेम इसी तरीके से अभी मैथमेटिक्स के लिए सेट एम बी द सेट हु पास्ड इन मैथ्स। तो मैथ्स में कितने बच्चे पास हुए हैं? मैथ्स में टोटल 60 स्टूडेंट पास हुए हैं, तो एन ऑफ एम कितना हो गया? 60। अभी यहाँ पे आगे क्या बोला है? 40 स्टूडेंट पास इन बोथ। बोथ का मतलब क्या? 60, सॉरी इंटरसेक्शन। बोथ का मीनिंग क्या है यहाँ पे? 6 इंटरसेक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 स्टूडेंट्स पास इन बोथ सब्जेक्ट। ओके, सो देयरफॉर एन, सॉरी ए नहीं आएगा यहाँ पे, हमने ई और एम कंसिडर किया। सो देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एम कितना होगा फिर? 40। अभी देखो यहाँ पे एन ऑफ ई दिया है, एन ऑफ एम दिया है और इंटरसेक्शन दिया है, और मुझे फाइंड क्या करना है? एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन यानी यूनियन फाइंड करना है, ए यूनियन बी। यहाँ पे ए और बी की जगह पे क्या है? ई और एम है।
तो हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी हमें पता है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट। क्या है आइडेंटिटी, एन ऑफ ई यूनियन एम। अभी यहाँ पे ई और एम कंसीडर किया है मैंने, इसीलिए एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम। इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ई कितना है 50, एम कितना है 60, माइनस ई इंटरसेक्शन एम कितना है 40। सब्ट्रैक्शन करेंगे, पहले एडिशन, पहले लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट। 50 प्लस 60 110, 110 माइनस 40 कितना 70। तो ये क्या है, एन ऑफ ई यूनियन बी। तो कितने बच्चे हैं जो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट पास हुए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो देयरफॉर 70 स्टूडेंट्स पास एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। समझ में आया, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। इज दैट क्लियर बच्चों की यूनियन का मीनिंग क्या है और एंड का मीनिंग क्या है, ये समझने की कोशिश करो। अगर ये एक बार समझ में आ गया ना, तो आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पे यूनियन फाइंड करना है या इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो आगे का क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम वैसा ही है। क्या बोला है, 70 स्टूडेंट्स, 70 trees were planted by Parth, 90 trees planted by Pradnya on the occasion of tree plantation. Out of these 25 planted by both, both का मतलब क्या हो गया, intersection. Then find how many trees were planted by Parth और Pradnya. और का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, मैंने अभी बताया, और का मीनिंग है यूनियन। मतलब आपको यहाँ पे पार्थ और प्रज्ञा का यूनियन फाइंड करना है। यहाँ पे हम एक सेट कंसीडर करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, लेट ए बी द सेट ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ। पार्थ के लिए मैं सेट ए कंसीडर करता हूं, एंड बी द सेट ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ऐसे में समझता हूं। तो अभी पार्थ ने कितने ट्रीज प्लांट किए हैं, पार्थ ने 70 ट्रीज प्लांट किए हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एन ऑफ ए इज इक्वल टू 70। प्रज्ञा ने कितने ट्रीज प्लांट किए हैं, प्रज्ञा ने 90 ट्रीज प्लांट किए हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एन ऑफ बी इज इक्वल टू 90। एंड 25 ट्रीज प्लांटेड बाय बोथ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 25 ट्रीज प्लांटेड बाय बोथ। ओके, सो देयरफॉर बोथ का मतलब क्या हो गया है, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है 25। क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी ट्रीज प्लांटेड बाय बोथ, और बोला है ना, तो सॉरी बोथ ने, और प्रज्ञा पार्थ और प्रज्ञा, इन दोनों ने कितने ट्रीज प्लांट किए हैं। तो हमें आइडेंटिटी पता है क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने पिछले क्वेश्चन में अलग लिखा था, यहाँ पे अलग लिखा है। देखो, ये आइडेंटिटी इस तरीके से लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, दोनों जगह पे एडिशन है। कोई भी जो आपको ध्यान में रहेगा वो लिख सकते हो। कैसे, देखो सिंपल लॉजिक है इसको ध्यान रखने का। जहां पे दो दो सेट का कॉम्बिनेशन होगा उनके बीच में एडिशन लिखो, क्योंकि ये जो मैंने कई बार ऑब्जर्व किया कि बच्चों को ये जो आइडेंटिटी है ना, ये ध्यान में रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जहां पे इनको ये समझ में नहीं आता है कि सर इंटरसेक्शन को माइनस देना या यूनियन को। तो बेटर ऑप्शन क्या है पता है, जहां पे दो सेट का कॉम्बिनेशन होगा ना, मतलब दोनों सेट का एक तो यूनियन होगा या इंटरसेक्शन होगा, उन दोनों को हमेशा प्लस से कनेक्ट करो, और जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल सेट है उनको भी प्लस से कनेक्ट करो। बस इतना सिंपल है। बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अदल बदल करना है, बाकी कुछ नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एन ऑफ ए कितना है 70, एन ऑफ बी कितना है 90, ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है। ओके, प्लस इंटरसेक्शन कितना है 25, दोनों के एडिशन यहाँ पे कितनी हो जाएगी 160।
ये 25 राइट में है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एन ऑफ ए यूनियन बी, सब्ट्रैक्शन करना है भाई अभी, बाकी कुछ नहीं है। कितना आएगा, कितना आएगा, 160 में से 25 जाएगा, 35 बचेगा, यानी कि 135 ट्रीज प्लांटेड बाय बोथ। अभी ये वर्ड क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो आंसर वर्ड में लिखना है। सो देयरफॉर 135 ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा। ओके, प्रज्ञा बोलो, हिंदी में प्रज्ञा बोलेंगे, मराठी में प्रज्ञा। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। चलो देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ी सी चीजें चैलेंजिंग करके पूछी गई है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा गया है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, क्या दिया है, आउट ऑफ 100%, आउट ऑफ 100%। अभी देखो बच्चों को यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगा, सर आउट ऑफ 100% इसका मतलब ये एन ऑफ यू हुआ क्या, मतलब सारे एलिमेंट हो गए क्या? नहीं, इसका मीनिंग पूरा क्वेश्चन रीड करने किए बगैर ड्रॉ करना नहीं। ओके, समझ में आया बच्चों मैंने क्या बताया? कभी कभी वो पूरा का पूरा टोटल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा, या फिर सिर्फ यूनियन का काम करेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है कि किसको यू कंसीडर करें, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनियन सेट। ओके, अभी ये आगे क्वेश्चन रीड करने के बाद डिसाइड करना कि ये टोटल नंबर होगा या यूनियन है। अभी देखो क्या बोला है, आउट ऑफ 100% 72% स्पीक इंग्लिश, मतलब टोटल 100% है और 100% में से 72 क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। 43% स्पीक फ्रेंच, ईच वन आउट ऑफ 100, मतलब जितने भी लोग हैं उनमें कम से कम एक लैंग्वेज बोलने वाला हर एक इंसान है। क्या बोला है, ईच वन आउट ऑफ 100 स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। अभी देखो ये जो वर्ड है ना एटलीस्ट, ये क्या बता रहा है मुझे, ये बता रहा है कि ये जो 100% है ये टोटल यूनियन है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन नहीं कंसिडर करना है इसको। क्या कंसिडर करना है, यूनियन। मतलब एक तो इंग्लिश बोलेगा, एक तो फ्रेंच बोलेगा। यूनियन में क्या होता है, दोनों कंबाइन होते हैं। ओके, सिर्फ फर्क ये है कि रिपीटेशन नहीं होता है। समझ में आया? तो यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि ये 100 मतलब क्या, एटलीस्ट है। एटलीस्ट का मतलब क्या, ये यूनियन है। ओके, और क्या बोला है क्वेश्चन, अभी देखो ये 3 क्वेश्चन पूछे हैं। फाइंड हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश। अभी आप बोलोगे सर 72 है ना, नहीं, 72 में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो फ्रेंच भी बोलते हैं, 43 में ऐसे हैं कि जो इंग्लिश भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो हमें सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले चाहिए, सिर्फ इंग्लिश। हाउ मेनी स्पीक ओनली फ्रेंच, हाउ मेनी स्पीक बोथ, एंड का मतलब क्या, बोथ, इसका मतलब इंग्लिश भी होना चाहिए और फ्रेंच भी होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, ये होगा इंटरसेक्शन। इसका मतलब आपको सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले चाहिए, सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले चाहिए, और दोनों के दोनों लैंग्वेज बोलने वाले चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उसको इंग्लिश आता है या फिर उसको फ्रेंच आता है, दोनों लैंग्वेज बोलने वाले, यानी कॉमन एलिमेंट चाहिए। कॉमन बोले तो इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, लेट, एक मिनट, यहाँ पे कंसिडर करेंगे हम, लेट ई बी द सेट, ई बी द सेट हु स्पीक इंग्लिश। ओके, तो एन ऑफ ई कितना होगा फिर, 72। मैंने ओनली इंग्लिश नहीं बोला है, हाँ इंग्लिश बोला है, हु स्पीक इंग्लिश। एंड फ्रेंच के लिए हम एफ कंसिडर करेंगे, बी बी द सेट हु स्पीक फ्रेंच। फ्रेंच के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, एन ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू कितने हैं, 43%। ओके, अभी ये क्या है, 100 यूनियन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100% स्पीक एटलीस्ट वन। सो देयरफॉर ये क्या कहलाएगा फिर, यूनियन किसका, ई और एफ का। एन ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू 100। ओके, अभी हमें क्या फाइंड करना है, ओनली इंग्लिश और ओनली फ्रेंच। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोथ फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा आसान है कंपेयर टू इंग्लिश और फ्रेंच फाइंड करने के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट,
तुम्हें पता हो या ना पता हो, ये स्टेटमेंट जरूर लिखना, वी नो दैट। क्या है लेकिन वो दैट ये है कि एन ऑफ, अभी बताया ना बच्चों मैंने, एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एफ, ये इंडिविजुअल सेट के एडिशन, एन ऑफ ई यूनियन एफ प्लस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब दो दो सेट का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग लिखो, इंडिविजुअल सेट का कॉम्बिनेशन अलग लिखो, दोनों को प्लस ऑपरेटर से जोड़ना, ये थोड़ा आसान होगा, ध्यान में रखना। ओके, चलो आगे अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर एन ऑफ ई कितना है 72 प्लस एन ऑफ एफ कितना है 43 इज इक्वल टू एन ऑफ ई यूनियन एफ कितना है 100 प्लस हमें क्या चाहिए, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो 72 और 43 दोनों की एडिशन कितनी होगी 115। अभी ये 100 है, लेफ्ट में है, राइट में जाएगा तो माइनस, सॉरी राइट में है लेफ्ट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ। तो क्या है, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 15। अभी ये 15 क्या इंडिकेट कर रहा है हमें, जस्ट मिनट, ये 15 क्या इंडिकेट कर रहा है, 15 हमें ये बता रहा है कि देयर आर ओनली 15% हु स्पीक बोथ लैंग्वेज, सिर्फ दो लैंग्वेज, सॉरी सिर्फ 15% है कि जो क्या करते हैं, दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, उनको दोनों लैंग्वेज आती है। अभी देखो आप, शुरुआत में ये डाउट था ना आपको कि सर ये इंग्लिश बोलने वाले तो हमारे पास है 72, लेकिन ये जो 72 है इसमें कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको फ्रेंच भी आती है, हमें सिर्फ इंग्लिश चाहिए, मतलब दोनों लैंग्वेज नहीं चाहिए। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक ओनली इंग्लिश। तो अभी ऐसे ये सेट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, उसके लिए क्या करेंगे हम, ये टोटल इंग्लिश वाले हैं ना, इसमें से ये इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ओके, तो 72 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 12 में से 5 गया 7, कैरी 1, 12 7 में से 2 गया 5। तो 57% ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ क्या आती है, इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश आती है। अभी हमें क्या चाहिए, फ्रेंच। तो फ्रेंच के लिए भी सेम ऐसा, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्पीक ओनली फ्रेंच। तो ओनली फ्रेंच के लिए क्या करेंगे, फ्रेंच के कितने लोग हैं 43, तो एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसीलिए हमने शुरुआत में इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया, क्योंकि हमें पहले पता ये होना चाहिए कि दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कौन है, कॉमन दोनों जगह पे, मतलब कुछ लोग यहाँ पे भी है कुछ लोग यहाँ पे भी हैं। तो कितना ये 43 माइनस 15, 43 में से 15 जाएगा तो 13 में से 5 गया 8, कैरी 1, 4 में से 2 गया तो 2, 28% है कि जो इंग्लिश, सॉरी सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेंच। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। समझ में आया होगा ऐसे मैं आशा करता हूँ। फिर से एक बार बताता हूँ कि और का मतलब, एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन, और बोथ और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ओके, तो यहाँ पे ये जो टोटल 100 है, इसको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स मतलब यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट नहीं करना, यहाँ पे दोनों कंबाइन है, एटलीस्ट बोला है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो आगे का जो क्वेश्चन है, ये तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है बच्चों। अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो हॉबी ऑफ 200 स्टूडेंट्स। अभी देखो 220, सॉरी, अभी ये वाले क्वेश्चन में हम, सर क्या ये 220 को नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट कंसीडर करेंगे, कब, क्या बोला मैंने, पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पूरा रीड कर लो, फिर बाद में डिसाइड करना कि सर ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है या फिर यूनियन के एलिमेंट है। ओके, तो क्या आगे के क्वेश्चन, आगे के इसमें क्या बोला है, आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म देयर हॉबी एज अ स्काई वॉच रॉक क्लिम्बिंग एंड 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म देयर हॉबी एज अ स्काई वॉचिंग। ओके, 130 बच्चों की हॉबी क्या है, रॉक क्लिम्बिंग है, 180 स्टूडेंट्स की हॉबी क्या है, स्काई वॉचिंग है, उसमें 110 स्टूडेंट्स क्या है,
फॉलो बोथ, बोथ का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन, मतलब स्काई वॉचिंग भी और रॉक क्लाइंबिंग भी उन दोनों की हॉबी है। अभी क्या बोला है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही बोला है उन्होंने, देन हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी ऑफ द हॉबीज, मतलब ऐसे कितने बच्चे की जिनकी एक भी हॉबी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो 220 दिया है ये यूनियन नहीं है, ये क्या है, एन ऑफ यू, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ओके, और क्या बोला है, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो ओनली रॉक क्लिम्बिंग, ओनली मतलब जैसे ओनली इंग्लिश था, सेम यहाँ पे रॉक क्लिम्बिंग है, और स्काई वॉचिंग के लिए भी ओनली स्काई वॉचिंग। तो सबसे पहले हम अभी यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है, यहाँ पे लिखेंगे हम लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यू बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो एन ऑफ यू क्या होगा फिर, एन ऑफ यू होगा 220। ओके, अभी हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म देयर हॉबी रॉक क्लिम्बिंग, तो हम रॉक क्लिम्बिंग के लिए सेट ए कंसीडर करेंगे, एंड ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स whose हॉबी इज रॉक क्लिम्बिंग। ओके, सिर्फ रॉक क्लिम्बिंग के लिए हम कंसीडर करेंगे सेट ए को, तो एन ऑफ ए कितना होगा फिर, एन ऑफ ए होगा 180। अभी जैसे हमने रॉक क्लिम्बिंग के लिए कंसीडर किया सेम, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स whose whose hobby is sky watching। ओके, तो कितने बच्चे हैं जिनको सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद है, तो वो है टोटल 100 एंड, अरे सॉरी मैंने गलत लिखा, ऊपर क्या है, ऊपर 130 है, ये जो ऊपर मैंने नंबर लिखा है ना ये 130 होना चाहिए, क्योंकि 130 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, तो यहाँ पे ये 130 होगा। ओके, अभी देखो आगे क्या बोला है उन्होंने, 110 स्टूडेंट्स फॉलो बोथ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 110 फॉलो बोथ हॉबी, तो ये बोथ है ना, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 110। बच्चों इस तरीके से आपको कंसीडर करके लिखना है, डायरेक्टली लिखना नहीं, एन ऑफ ए 130 एन ऑफ बी 180, पहले बताओ एग्जामिनर को कि आपने ए सेट किसको कंसीडर किया है, बी सेट किसको कंसीडर किया है। ओके, अभी देखो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यदि इंटरसेक्शन दिया है ना, पहले हम यूनियन फाइंड कर लेंगे कि ऐसे कितने बच्चे कि जिनको एटलीस्ट वन हॉबी पसंद है, यूनियन फाइंड कर लेंगे हम। तो नाउ हमें आइडेंटिटी पता है, क्या है आइडेंटिटी, वी नो दैट, वो आइडेंटिटी हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे, क्या है आइडेंटिटी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इज इक्वल टू, अभी ये सिंगल सिंगल का हो गया, अभी डबल का लिखना है, एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये थोड़ा आसान तरीका है ध्यान में रखने के लिए। ओके, तो एन ऑफ ए कितना है 130, एन ऑफ बी कितना है 180 इज इक्वल टू ए यूनियन बी मुझे फाइंड करना है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ऐसे बच्चे जिनको एटलीस्ट वन हॉबी पसंद है, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ एक हॉबी, उनकी सिर्फ एक ही हॉबी है, दोनों कंबाइन नहीं, एटलीस्ट वन ऑफ द हॉबी, प्लस ए इंटरसेक्शन भी कितना है 110। अभी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये इन दोनों की एडिशन कितनी होगी 310, ये 110 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है, तो देयरफॉर एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 200, मतलब 200 बच्चे ऐसे हैं जिनकी कम से कम एक हॉबी है। देयर आर टोटल 200 स्टूडेंट हु फॉलो ओनली वन हॉबी, उनकी कम से कम एक हॉबी है। ओके, अभी हमें बोला क्या है, हु डू नॉट हैव एनी हॉबी, मतलब उनकी एक भी हॉबी नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर है, टोटल कितना है 220, उसमें से ये 200 माइनस कर देंगे, क्योंकि 200 बच्चे ऐसे कि जिनकी कम से कम एक हॉबी है। तो अभी हम क्या करेंगे, नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डोंट, जस्ट मिनट, हु डोंट हैव
एनी हॉबी, उनकी एक भी हॉबी नहीं। कैसे फाइंड करेंगे? एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब 220 माइनस 200 इज इक्वल टू 20। मतलब 200 बच्चे ऐसे हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ, अरे ये क्या हो गया, जिनकी सिर्फ और सिर्फ, एक मिनट, 20 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनकी एक भी हॉबी नहीं है और 200 बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी कम से कम एक हॉबी है। ओके, मतलब हमारा ये जो क्वेश्चन था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी हॉबी, इसका आंसर हमें मिल गया कि 20 बच्चे ऐसे जिनकी एक भी हॉबी नहीं है। अभी आगे क्या बोला है? हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो ओनली रॉक क्लिम्बिंग। अभी देखो सिर्फ ओनली बोला है, रॉक क्लिम्बिंग बोला है ना, तो रॉक क्लिम्बिंग के कितने बच्चे हैं? 130। तो इसमें से ये इंटरसेक्शन माइनस कर दो। कहाँ पे इंटरसेक्शन? ये यहाँ पे। तो ये इंटरसेक्शन माइनस कर दो, मतलब बचे कुचे सिर्फ रॉक क्लिम्बिंग के मिलेंगे। स्काई वॉचिंग के कितने? 180। इसमें से भी सिर्फ बोथ माइनस कर दो, बचेंगे तो सिर्फ स्काई वॉचिंग के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फॉलो ओनली रॉक क्लिम्बिंग। ओके, तो रॉक क्लिम्बिंग के जितने भी बच्चे होंगे ना, उसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। रॉक क्लिम्बिंग का सेट है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। रॉक क्लाइंबिंग के टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 130। 130 में से 110 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना? 70। मतलब 70 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हॉबी सिर्फ रॉक क्लिम्बिंग है, सिर्फ रॉक क्लिम्बिंग, उनमें स्काई वॉचिंग नहीं है। ओके, अभी सेकेंड वाला पार्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो ओनली स्काई वॉचिंग। समझ में आ रहा है बच्चों? ये आपको जब ओनली पूछा जाएगा तो जो आपको सेट दिया है एक्चुअल, उसमें से इंटरसेक्शन माइनस करना है। ये हमेशा ध्यान में रखो, एन ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन में दोनों आते हैं ना कंबाइन, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन आते हैं। ओके, एन ऑफ बी कितना है? 180। 180 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 70। अरे ऊपर मैंने सब्ट्रैक्शन गलत कर दिया, यहाँ पे 20 होना चाहिए, सॉरी माय बैड। क्यों गलती हो रही है यार? ओके, ऊपर 20 स्टूडेंट्स है और यहाँ पे 70 स्टूडेंट्स है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना था। समझ में आया? समझ में आया क्या? ये थोड़ी गलती हो गई थी, मैंने गलती से 70 लिखा, वहां पे 20 होना चाहिए। ओके बच्चों, इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? तो चले फिर बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा मेरे हिसाब से आखिरी का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते कि क्या पूछा है। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है इसमें? 8 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 28। वो 28 में से 8 स्टूडेंट के पास क्या है? डॉग है एज देयर पेट एनिमल। 6 स्टूडेंट्स के पास क्या है? कैट है एज अ पेट एनिमल। और 10 स्टूडेंट जो है उनके पास डॉग और कैट बोथ है, दोनों के दोनों है। और बोला क्या गया है? देन फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव डॉग और कैट। और का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? यूनियन। यूनियन फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? यूनियन एज देयर पेट एनिमल एट होम। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे यूनियन फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? यूनियन। मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास सॉरी डू नॉट हैव, पहले यूनियन फाइंड करो और वो यूनियन को टोटल में से माइनस कर दो, बस इतना ही करना है। देखो क्या बोला है, 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 हैव अ डॉग, मतलब 8 बच्चे जिनके पास सिर्फ ओनली डॉग है। इसका मीनिंग, ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? 8 स्टूडेंट्स हैविंग ओनली डॉग। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे हैं कि जिनके पास डॉग और कैट है, मतलब यहाँ पे ये मिसिंग है ना, मतलब ये 10 बच्चे इनके पास भी तो डॉग है, इनमें से कुछ बच्चे इनके पास कैट भी है। तो सबसे पहले एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके पास डॉग है वो हमें पता है क्या? नहीं। तो सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हैविंग डॉग एज अ पेट एनिमल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग कैट एज देयर पेट एनिमल। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कंसिडर करेंगे, लेट ए बी द सेट हु हैव डॉग एज हु हैव डॉग एज पेट एनिमल।
ओके, उसको हम कंसिडर करेंगे ए, तो एन ऑफ ए क्या होगा फिर 8। 8 स्टूडेंट्स मतलब उनके पास सिर्फ डॉग है, और 10 बच्चे ऐसे कि जिनके पास डॉग और कैट दोनों है, तो इसका मतलब 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा 18। और सेट बी कंसिडर करेंगे कैट के लिए, सिमिलरली ऐसे ही बी द सेट हु हैव cat as पेट एनिमल। ओके, तो एन ऑफ बी क्या होगा फिर, एन ऑफ बी होगा 6 प्लस 10। अभी प्लस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये बोथ दिया इसीलिए, और 6 सिर्फ उनके पास सिर्फ कैट है, तो 16। ओके, अभी आगे क्या बोला है, 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ। बोथ का मतलब क्या, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ, so therefore n of a intersection b is equal to 10। okay, टोटल नंबर ऑफ डॉग्स, टोटल नंबर ऑफ कैट, ये अभी हमने फाइंड कर ले कि टोटल नंबर ऑफ डॉग्स कितने हैं 18 जिनके पास डॉग है, टोटल नंबर ऑफ कैट्स कितने हैं जिनके मतलब स्टूडेंट्स कितने हैं 16 है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या, जिनके पास डॉग और कैट एटलीस्ट वन ऑफ देम है। ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, ऐसे स्टूडेंट जिनके पास एक भी एनिमल नहीं है। ओके, इसीलिए मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि कम से कम ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास एक एनिमल है। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी लिखेंगे, क्या है आइडेंटिटी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, इन दोनों को मैंने इंडिविजुअल को सेपरेट किया, और एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा भी किया तो भी चलेगा। मतलब दोनों दो दो सेट का एक अलग ग्रुप बनाया, सिंगल सिंगल का एक अलग ग्रुप बनाया। ध्यान में रखना, थोड़ा आसान हो जाता है। एन ऑफ ए कितना है 18 प्लस 16, ए यूनियन बी कितना है, ए यूनियन बी मुझे फाइंड करना है एटलीस्ट वन ऑफ देम, प्लस इंटरसेक्शन कितना है 10, इन दोनों की एडिशन कितनी हो जाएगी 34, और ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा 10 एन ऑफ ए यूनियन बी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 24। अभी ये 24 का मीनिंग समझ में आया क्या आपको, ये 24 क्या है, ये 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कम से कम एक एनिमल है। हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, हमें बोला है कि उनके पास एक भी एनिमल नहीं होना चाहिए। तो एकदम सिंपल है, टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल 28 है, 20 में 8 में से इसको माइनस कर दो, तो अभी हम क्या लिखेंगे, सो नाउ number of students who do not have any animal, do not have any animal। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये जो टोटल u है इसमें से इसको माइनस कर देंगे यूनियन को। ओके, ये अच्छा मैंने ये लिखा नहीं है क्या, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 28, 28 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 4। तो 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एक भी एनिमल नहीं। समझ में आया क्या बच्चों, किस तरीके से सॉल्व करना था ये क्वेश्चन, किस तरीके से सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो सेशन को लाइक करो, कमेंट करो, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। तो बाकी का जो अभी टॉपिक है, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो लेसन नंबर 1 है इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक मैंने ये दोनों वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट बचते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आगे आपको अभी कौन से चैप्टर के ऊपर वन शॉट चाहिए जिसमें सारे कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेन करूँ, ये भी मुझे कमेंट जरूर करना। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।